नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बेहतरीन आर्टिकल्स। तो अगर आपको पसंद है बिजनेस न्यूज़पेपर्स के आर्टिकल्स को पढ़ना, उनका एनालिसिस देखना, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स हम लेकर आए हैं जो शायद आपको बहुत पसंद है और आप काफ़ी रिलेट भी कर पाए कई सारे आर्टिकल से। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। ये है एट 48 आवर्स अ वीक इंडियन 6th मोस्ट हार्डवर्किंग ग्लोबली, ये कहना है ILO का। क्या कह रहा है ये? एक्चुअली ये टॉपिक बहुत ही ट्रेंडिंग था, तो इसलिए भी हमने उठाया कि काफ़ी लोग अभी इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन, अगर आप जाकर देखते हैं। तो इशू ये था कि नारायण मूर्ति जी जो इन्फोसिस के फाउंडर रहे हैं, उनका कहना है कि जो यूथ है उसे अपने देश के लिए इस वक्त 70 घंटे काम करना चाहिए। तो आर्टिकल की शुरुआत भी यहीं से होती है कि इन्फोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, उन्होंने एक डिबेट ट्रिगर किया रिसेंटली। उन्होंने कहा कि एक यूथ को 70 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन इंडियंस ऑलरेडी 6th मोस्ट हार्ड वर्किंग है आउट ऑफ 163 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ये कहना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। और ये जो रैंकिंग है ये बेस्ड है on taking the average number of hours per week for each employed person in India, जो कि है 47.7 hours। तो ILO का जो डेटा आया है इसके अकॉर्डिंग ये है अप्रैल 2023 का डेटा, ठीक है। तो ये फिगर क्या शो कर रहा है, अब देखते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये आगे और इसे डिटेल में। ये कह रहा है कि इंडियन जो है वो चाइनीज से भी ज़्यादा लॉन्ग आवर्स काम करते हैं। चाइना का जो एवरेज वर्किंग आवर है वो है 46.1 आवर एक हफ्ते में। 46 घंटे चाइना का है, वियतनाम का है 41.5, मलेशिया का है 43.5, फिलीपींस का 39.2 और कम, जापान 36.6 और यूनाइटेड स्टेट्स 36.4 और यूके आता है 35.9 पे। तो इंडियंस जो है इंडियंस वर्क लेस देन स्मॉलर कंट्रीज विद स्मॉलर पॉपुलेशन, जैसे कि भूटान, कॉन्गो, लेसोतो और गाम्बिया। तो इशू ये है, द इशू एज मेनी इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंगेज हैं विद मूर्ति इन डिबेट इज नॉट आवर्स बट प्रोडक्टिविटी। और हमेशा हमें भी ये लगता है कि जो आप देखिए जो वर्क है इसका कैलकुलेशन कभी भी आवर्स पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। लॉन्ग आवर्स का मतलब ये नहीं है कि आप does not equal, sorry, it does not equal कि आप ज़्यादा काम कर रहे हैं, राइट, मोर वर्क। क्योंकि अगर आप पढ़ाई भी करते होंगे तो ऐसा नहीं है अगर आप 6 घंटे बैठे हैं तो जरूरी है कि 6 घंटे काम कर रहे हैं, और कभी कभी पढ़ रहे हैं, और कभी कभी आप 2 घंटे बैठते हैं और ज़्यादा पढ़ाई हो जाती है। तो इसी तरीके से जो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका कहना है कि प्रोडक्टिविटी को करो, ठीक है। आप देखो कि प्रोडक्टिविटी कितनी है, ना कि कितने घंटे उन्होंने काम किया है, ये सही नहीं है। तो ये दोनों अलग अलग थिंकिंग है। तो इंडिया 131 रैंक करता है आउट ऑफ 189 कंट्रीज बेस्ड ऑन जीडीपी पर आवर वर्कड। तो जीडीपी अगर आप देखें और पर आवर वर्कड टोटल इंडिया को जो है डिवाइड करें तो इंडिया 131 रैंक पे आता है अगर एडजस्ट करें परचेसिंग पावर पैरिटी के साथ। तो बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर इंडिया पैक्ड है $8.47, ठीक है, जो कि वियतनाम से कम है, फिलीपींस से कम है, इंडोनेशिया से कम है, चाइना से कम है, मेक्सिको से कम है, मलेशिया से भी कम है। तो ये सारी कंट्रीज में आप देखिए ये काम हमसे सारे ज़्यादा करते हैं एक हफ्ते में, सॉरी कम करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी प्रोडक्टिविटी देखिए कितना ज़्यादा है। हम आते हैं $8.47 पे और ये आते हैं हमसे सारे ऊपर। मलेशिया तो $25.59 पे जाता है। तो कंट्रीज विद विच इंडिया ईदर कम्पीट्स फॉर एक्सपोर्ट्स और वूज फॉर इन्वेस्टमेंट, इनसे हम कम्पीट करते हैं या तो इनसे हम इन्वेस्टमेंट मांगते हैं। ये दोनों इस टाइप की कंट्रीज हैं ये सारी। तो जो सिमिलर रिजल्ट्स आप देख सकते हैं एक और मेजर से जहां हम कहते हैं लेबर प्रोडक्टिविटी। ये बेस है एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ आउटपुट पर वर्कर। कितना ग्रोथ रेट है आउटपुट का पर वर्कर इन परसेंटेज टर्म्स बेस्ड ऑन जीडीपी। तो इंडिया का जो एनुअल ग्रोथ रेट है आउटपुट पर वर्कर का ये खाली 3.1% बढ़ा है, जबकि मतलब कि एवरेज आउटपुट एक तरीके से पर वर्कर जो है सिर्फ 3.1% बढ़ रहा है, जो कि वियतनाम में कितना ज़्यादा है 4.8% की ग्रोथ है, चाइना में 3.4, कैम्बोडिया में 3.6 और बांग्लादेश में 4.1 है। तो कुछ पर्सपेक्टिव से जो इंडिया का आउटपुट है पर वर्कर ये 2019 में भी घटा है और 2020 में भी -2%, और ये रिकवर हुआ है 3.5% 2021 में। चाइना में मासिव ग्रोथ देखी गई 6.4% और 6% रिस्पेक्टिवली, जो कि कम होकर आया 3.6%। तो बहुत सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया कि उसके आप पे स्ट्रक्चर उसके लिए अगर आपको चेंज करना होगा, अगर आप करना चाहते हैं, क्योंकि जो इंडियन लोगों को जो मिल रहे हैं वो लोएस्ट इन द वर्ल्ड है इस टाइम पे अगर आप पे स्ट्रक्चर्स देखें। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली रिसर्च जो मैन्युफैक्चरिंग वेजेस हैं यहाँ पे $0.8 पर आवर है, ठीक है। चाइना में
वो 8 गुना ज़्यादा है, मलेशिया में ऑलमोस्ट 6 गुना ज़्यादा है, वियतनाम में दुगना है और इंडोनेशिया में $1 पर आवर है, जो कि क्लोजेस्ट है इंडिया से। अगर इंडिया से जो कंपीटिंग कंट्रीज हैं आप उन्हें देखें तो जो कॉल है सेंटिया वर्वी की इसे आईएलओ की डेटा के साथ कॉन्टेक्स्ट में रखा गया। थोड़े फैक्चुअली अगर आप देखें तो इसे बनाया गया इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जो बताता है कि सिर्फ 3 कंट्रीज हैं जो लॉन्गर देन 50 आवर वर्क वीक है जहाँ पे, और यहाँ पे आता है यूएई नंबर 1 पे, 52 आवर्स का वर्क वीक है वहाँ पे। और अगर आप देखें कि जो आईएलओ का हिस्टोरिकल डेटा है 13 कंट्रीज में से, जहाँ इंडिया, साउथ कोरिया, ब्राजील आता है, तो दिखाता है कि चाइना ही एक कंट्री है जिसने हिट किया है 2005 आवर्स अ ईयर सिंस 1950s, और मोदी जी सजेस्ट कर रहे हैं 3640 डेज। तो बाई 2000 नो कंट्री डिड मोर देन 2000 आवर्स अ ईयर, ठीक है, किसी भी कंट्री ने इतना नहीं किया 2000 घंटे से ज़्यादा आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ रेगुलेशन टू फिक्स द वर्किंग वीक। लेकिन अगर ज़्यादा डिटेल में इसमें घुस के देखते हैं आप आईएलओ का जो डेटा है उसे, तो जो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयड वर्कर्स हैं वो जो काम करते हैं 49 आवर्स वीक, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग ट्रेंड्स देखने को मिले। तो बांग्लादेश यहाँ टॉप करता है, जहाँ पे 50% जो एम्प्लॉयड वर्किंग है वो 49 आवर्स से ज़्यादा काम करते हैं। इंडोनेशिया में 26%, फिलीपींस में 19 और साउथ कोरिया, थाईलैंड में 17। और इंडिया के लिए ये डेटा अवेलेबल नहीं है। तो देखिए कोई सिंपल चीज़ नहीं है, ये स्टेटमेंट देना बहुत अलग चीज़ है, और इस पर रिस्पॉन्ड करना भी, आप रिस्पॉन्ड भी कर रहे होंगे, लेकिन ये इससे थोड़ा ज़्यादा डीप है। यहाँ पर आपको और भी फैक्टर्स देखने होंगे, कंपैरेटिव एनालिसिस करना होगा बाकी कंट्रीज़ के साथ जो जब हमारे स्टेज पे थी, इंडिया के स्टेज पे, तो वहाँ पे कैसा सिनेरियो था वर्किंग का, और जो वर्किंग वीक है वो किस तरीके से होता था। आते हैं अगले आर्टिकल पे। ये कहता है ट्रंप लीड्स इन 5 क्रिटिकल स्टेट्स, वोटर्स ब्लास्ट बाइडेन ओवर इकोनॉमी सेज सर्वे। तो सर्वे आया है जहां पे प्रेसिडेंट जो बाइडेन ही इज ट्रेलिंग डोनाल्ड जे ट्रंप इन 5 of the 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट battleground states 1 year before 2024 इलेक्शन, जहाँ पे कई सारे डाउट्स आए हैं उनके ऊपर, जैसे उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है और जो इकोनॉमी को उन्होंने जिस तरीके से हैंडल किया, लोग डिससेटिस्फाइड है इससे भी, ऐसा इस पोल में देखा गया। तो जो न्यूयॉर्क टाइम्स और सेना कॉलेज है इन्होंने सर्वे किया, इसमें ही पता लगा। इन रिजल्ट्स में बाइडेन जो है ये हार रहे हैं ट्रंप से, ठीक है, जो इनके सबसे क्लोजेस्ट रिपब्लिकन राइवल अगर आप देखें, और मार्जिन होगा 3 to 10 परसेंटेज पॉइंट्स अमंग रजिस्टर्ड वोटर्स इन एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा और पेंसिल्वेनिया। तो मिस्टर बाइडेन सिर्फ विस्कॉन्सिन में ही आगे हैं उनसे 2 परसेंटेज पॉइंट, इस पोल में ये देखा गया। तो अक्रॉस 6 बैटल ग्राउंड्स यहाँ पे देखें जहाँ पे बाइडेन जीते थे 2020 में, तो ये जो है ये पीछे चल रहे हैं बाय 48 to 44%। तो यहाँ पे काफ़ी डिसकंटेंटमेंट है लोगों के अंदर, लोग काफ़ी चीज़ें जो है कह सकते हैं कि सेटिस्फाइड नहीं है काफ़ी चीज़ों पर, काफ़ी सारे पैरामीटर्स पर, और उसमें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स जो हैं वो उनके एज से रिलेटेड भी है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो वन ऑफ द मोस्ट एजेड यूएस प्रेसिडेंट में से एक है, और अगली बार अगर वो इस टर्म के लिए जाते हैं तो यहाँ पे कुछ और सवाल भी उठाए जाएंगे उनकी एज को लेके। दूसरा, यूएस इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी की बात करें तो इन्फ्लेशन वगैरह कंट्रोल नहीं हो पा रही है, काफ़ी दिक्कत हो रही है इसमें, तो ये एक इशू है वहाँ पर। अगर आप देखें तो ये भी कई लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होगा जिस तरीके से इन्फ्लेशन गवर्नमेंट हैंडल कर रही है, कब से कम करने की कोशिश कर रही है और वो नहीं हो पा रहा है। तो हमें देखना होगा कि क्या ट्रंप यहाँ पे कम बैक करते हैं, उनके ऊपर भी कुछ लिटिगेशंस चल रहे हैं इस वक्त, केसेस चल रहे हैं, तो क्या वो कम बैक कर पाते हैं या नहीं, ये हमें देखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और करते हैं तो आगे किस तरीके से चीज़ें मोड़ लेती हैं, ठीक है, क्योंकि अगर आप देखें तो उनकी इंटरनेशनल जो पॉलिसीज थी वो काफ़ी अलग थी, बाइडेन से काफ़ी ऑपोजिट रही है दोनों की। तो हमें देखना होगा यूएस में जो अभी कमिटमेंट्स किए हैं बाइडेन के टर्म में, क्या वो कमिटमेंट्स डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद पूरे किए जाएंगे या नहीं, या उनसे वो मुकर जाएंगे। आते हैं अगले आर्टिकल पे। बर्कशायर हैथवे पोस्ट बिगर लॉस एज स्टॉक्स फॉल, कैश पाइल हिट्स $157 बिलियन। बर्कशायर हैथवे ये कंपनी है वॉरेन बफे की, वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स इन द होल वर्ल्ड, आप सबको पता होगा। और इन्होंने पहला अपना क्वार्टरली लॉस पोस्ट किया इन अ ईयर, क्योंकि एप्पल के अगर आप देखें प्राइसेस और दूसरे स्टॉक्स के काफ़ी नीचे हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि जो इंश्योरेंस है इसकी वजह से इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये बढ़कर आया है टू अ रिकॉर्ड। तो राइजिंग इंटरेस्ट रेट की वजह से यील्ड्स बढ़े, ठीक है, और इनके पास अच्छी खासी ट्रेजरी होल्डिंग है, 5% से भी ज़्यादा इनके पास ट्रेजरी होल्डिंग है। तो यहाँ पर अच्छा खासा आप देख सकते हैं इनका प्रॉफिट रहा है, इसी की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर 41% बढ़कर आया टू $10.76 बिलियन। और जो नेट लॉस है ये बढ़ा है $12.77 बिलियन। तो
अभी भी वो कह रहे हैं कि वो स्टॉक वैल्यूएशन को लेके कॉशियस है और मार्केट एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा वो बुलिश नहीं है। तो यहाँ पे देखना होगा इनके पास, अगर आप कैश स्टेक देखें तो ये हो गया 157 बिलियन डॉलर्स, इतना इनके पास कैश है। क्यों? क्योंकि ये पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहे, इन्हें अभी भी लगता है कि मार्केट जो है ये इन्वेस्टेबल वैल्यूएशन पे अभी भी नहीं आई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें बर्कशायर ने 5.3 बिलियन डॉलर्स के ज़्यादा और स्टॉक्स बेचे हैं जितने उन्होंने खरीदे थे इससे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अपने ही स्टॉक्स खरीद रहे थे, उल्टा 1.1 बिलियन डॉलर्स के उन्होंने खरीदे, जो कि वो भी अब स्लो कर दिया है। तो उन्होंने कहा है कि जो साइंस ऑफ कॉशन है वो दिख रहा है कंज्यूमर्स में, लोग ज़्यादा पैसा खर्च करना कम कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्फिडेंस भी कम हो रहा है, इन्फ्लेशन के इश्यूज अभी भी हैं, बोरिंग कॉस्ट तो बहुत बढ़ गया है। यूएस में इस वक्त 8% पे आपको लोन मिल रहा है, जो कि बहुत ही अजीब बात है और बहुत ही आप कह सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। ये इंडिया का बोरिंग रेट है जो वहां पर हो गया है इस वक्त। तो यहाँ पे आप देखिए उनका कहना है कि कंज्यूमर गुड्स जो है, कंज्यूमर सेगमेंट है, यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, कंजम्पशन कम हो रहा है इकोनॉमी में और ट्रेंड जो है लोअर की तरफ है, और लोअर हम होम बाइंग हो रही है यहाँ पे। तो जिसका जो कह सकते हैं रियल एस्टेट ब्रोकरेज है वो सब भी कम आ रहा है। बिल्डिंग प्रोडक्ट यूनिट्स जो हैं, जो घर बनाते हैं, उनके ऊपर भी प्रेशर आ रहा है। तो उनका ओवरऑल जो आउटलुक है ना वो कुछ बहुत खास नहीं है, और इसीलिए रीजन है कि 157 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, कैश लेकर बैठे हैं, लेकिन इस पैसे को निवेश नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम इससे और बेटर अपॉर्चुनिटीज का वेट करेंगे, हम तब निवेश करेंगे। तो आपका क्या कहना है, आप जरूर बताएं। क्या अगर आपके पास अभी कैश हो तो क्या आप इंडियन मार्केट में भी इतना निवेश करेंगे, या आप भी वेट करेंगे कि मार्केट थोड़ा और नीचे आए और उसके बाद आप बाय करें? तो जरूर हमें बताएं अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।